हेलो स्टूडेंट्स, जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सब्जेक्ट है फिजिक्स, सब्जेक्ट कोड 102। जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बाधित हैं, परंतु इस संकट की घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए आपकी अपनी क्लासेस, वो भी आपके अपने फ़ोन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। आज का हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे पहले आप इस चैप्टर के 2 पार्ट में इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तथा हुक्स लॉ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। जैसा कि आपने पढ़ा था हुक के नियम में कि प्रतिबल प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इससे प्रत्यास्था गुणांक E बराबर आया था प्रतिबल बटा विकृति, और E का मान अलग अलग प्रकार की विकृति तथा प्रतिबल के आधार पे अलग अलग होता है, और हमें 3 प्रकार की विकृतियों के संगत 3 तरह के प्रत्यास्था गुणांक प्राप्त हुए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यास्था गुणांकों से। प्रत्यास्था गुणांकों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक से, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पढ़ते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक को। जब किसी पदार्थ पर एक निश्चित दिशा में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। जब कोई तार था L लंबाई का, उसको उसकी लंबाई की दिशा में खींचा किसी फोर्स F से, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो गई। तो प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है वो ही यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, जिसे y से व्यक्त किया जाता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक y क्या आएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि हमारे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A था और उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पे हमने बाह्य बल डेल्टा F आरोपित किया था, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स था डेल्टा F, एरिया है यहाँ पे A, तो प्रतिबल हो जाएगा डेल्टा F बटा A। यदि हमारे तार की प्रारंभिक लंबाई L थी तथा उस पर बाह्य बल डेल्टा F आरोपित करने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L था, तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, अर्थात डेल्टा L बटा L। तो आपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति को निकाला। अब इन दोनों का अनुपात लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक y बराबर आ जाएगा डेल्टा F बटा A। ये तो आपका है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तथा डेल्टा L बटा L ये है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। दोनों का अनुपात आ जाएगा y बराबर आ जाएगा L इंटू डेल्टा F बटा A इंटू डेल्टा L। अब यदि हमने जो डेल्टा L है उसको L मीटर मान लिया तथा हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो y बराबर हो जाएगा डेल्टा F। अर्थात इसे परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे कि प्रत्यास्था सीमा में किसी तार के एकांक क्षेत्रफल वाले काट क्षेत्रफल पर आरोपित वह बल जिससे तार की लंबाई दुगुनी हो जाए यंग प्रत्यास्था गुणांक के तुल्य होता है। हमने क्या माना कि आपका डेल्टा L हो गया, यानी उसकी लंबाई डबल हो गई है। एरिया 1 लिया था, यानी एकांक एरिया वाले तार पे हम ऐसा फोर्स F लगाएं जिससे उसकी तार की लंबाई दुगुनी हो जाए, तो इस स्थिति में जो लगने वाला बाह्य बल डेल्टा F है वो ही उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक y आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति से। अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा डेल्टा F अपॉन A, अनुदैर्ध्य विकृति होगी डेल्टा L अपॉन L। इससे y की वैल्यू आएगी L इंटू बाह्य बल डेल्टा F बटा A इंटू लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L।
अब हम देखते हैं दूसरे तरह के प्रत्यास्थता गुणांक को, जिसका नाम है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या फिर कहें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब किसी पदार्थ के सभी पृष्ठों पर एक समान रूप से विरूपक बल बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आयतन में विकृति होती है। अगर उसके सभी पृष्ठों पे अंदर की तरफ हम बल लगाएंगे तो आयतन में कमी होगी, बाहर की तरफ बल लगेगा तो आयतन में वृद्धि होगी, यानी आयतन में चेंज हो रहा है, आयतन में विकृति उत्पन्न हो रही है। तो इस सिचुएशन में प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का जो अनुपात है वो अनुपात ही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को के से प्रदर्शित करते हैं, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, यानी अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहलाता है। और ये सब किस में है, प्रत्यास्थता सीमा में। अब अभिलंब प्रतिबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आयतन विकृति की वैल्यू लिखते हैं, फिर दोनों की वैल्यू को पुट करके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभिलंब प्रतिबल से। यदि किसी पदार्थ के सभी पृष्ठों पे हमने लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पे विरूपक बल डेल्टा ए बटा ए या फिर दाब डेल्टा पी आरोपित किया, तो मान लिया उसकी v आयतन में कमी डेल्टा v हो जाती है, तो आयतन विकृति हो जाएगी माइनस डेल्टा v अपॉन v। यानी कोई वस्तु जिसका आयतन पहले v था उस पे हम उसके सभी पृष्ठों पे हमने एक समान रूप से अंदर की तरफ बल लगाया, जिससे उसके आयतन में कमी हो रही है। और वो आयतन में जो चेंज हो रहा है, पहले v आयतन था, अभी कोई आयतन मान लिया v डैश हो गया, तो v और v डैश का जो अंतर है, जो v में जो परिवर्तन है वो डेल्टा v है। तो आयतन विकृति हो जाएगी माइनस डेल्टा v अपॉन v। यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे आयतन में कमी हुई है। अगर हम पृष्ठ के सभी पृष्ठों पे एक समान रूप से बल बाहर की साइड में लगा रहे हैं जिससे कि उसके आयतन में वृद्धि हो जाए, तो उस कंडीशन में नेगेटिव चिन्ह की जगह पॉजिटिव चिन्ह आएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आयतन में वृद्धि होगी। प्रतिबल तो फिक्स है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी अभिलंब प्रतिबल डेल्टा एफ अपॉन ए, और आयतन विकृति माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, जहाँ पे नेगेटिव चिन्ह सिर्फ इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे आयतन में कमी हो रही है। अब आप अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात निकालेंगे, वो अनुपात ही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। तो निकालिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा अभिलंब प्रतिबल यानी डेल्टा एफ अपॉन ए बट्टा आयतन विकृति यानी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, जिससे आएगा माइनस वी बट्टा ए इंटू डेल्टा एफ बट्टा डेल्टा वी, या फिर इसे लिख सकते हैं माइनस का वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। नेगेटिव चिन्ह ये प्रदर्शित कर ही रहा है कि बल लगाने की वजह से उसमें संकुचन हो रहा है या फिर उसके आयतन में कमी हो रही है, यानी संकुचन विकृति उत्पन्न हो रही है। अगर संकुचन विकृति उत्पन्न नहीं हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है, तो पॉजिटिव चिन्ह आता है। तो इस प्रकार आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आता है माइनस वी इंटू डेल्टा एफ बटा ए इंटू डेल्टा वी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को के से प्रदर्शित कर देते हैं, तथा हम जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ए का जो व्युत्क्रम है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के का जो व्युत्क्रम है जो उल्टा है उसे ही संपीड्यता कहते हैं, यानी 1 अपॉन के बराबर होता है संपीड्यता। अगर आपने किसी पदार्थ के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के फाइंड आउट कर लिया तो उसका व्युत्क्रम करके आप उसकी संपीड्यता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यास्थता सीमा में अभिलंब प्रतिबल यानी डेल्टा एफ अपॉन ए तथा आयतन विकृति यानी डेल्टा वी अपॉन वी, अगर आयतन में कमी तो नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे, अगर आयतन में वृद्धि तो पॉजिटिव चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों का जो अनुपात है यानी अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का जो अनुपात है वो ही आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहलाता है। तो इस तरह से आप दो तरह के प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ चुके हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम तीसरा तथा अंतिम प्रत्यास्थता गुणांक यानी अपरूपण गुणांक को देखते हैं। जब किसी पदार्थ के किसी एक पृष्ठ पे स्पर्शी बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका आयतन तो नियत रहता है परंतु वो पदार्थ अपरूपित हो जाता है। क्या करते हैं, हमने कोई वस्तु ली थी, कोई डब्बे के
आकार की कोई वस्तु ली, उस डब्बे की एक पृष्ठ को आपने स्थिर रखा, नीचे वाली पृष्ठ को आपने स्थिर रखा तथा उसके ऊपर वाली पृष्ठ पे आपने स्पर्शी बल कोई डेल्टा एफ लगाया। स्पर्शी बल डेल्टा एफ लगाने की वजह से वो पृष्ठ स्लाइड हो जाएगी, वो पृष्ठ थोड़ी सी खिसक जाएगी, जबकि जो नीचे वाली पृष्ठ थी वो स्थिर थी, वो खिसक नहीं पाएगी। तो इस प्रकार इसके न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, न ही इसके आयतन में परिवर्तन हुआ, केवल और केवल इसके आकृति में परिवर्तन हुआ है, उसकी आकृति विरूपित हो जाती है। तो इस सिचुएशन में जो आपका अपरूपण प्रतिबल है या फिर कहीं स्पर्शी प्रतिबल है तथा स्पर्शी प्रतिबल तथा जो अपरूपण विकृति का अनुपात है, वो ही वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे अपरूपण गुणांक को? इसको डिफाइन करेंगे कि प्रत्यास्थ सीमा में अपरूपण या फिर स्पर्शी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात ही वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहलाता है। इसे हम नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अपरूपण गुणांक नीटा बराबर हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। जैसा कि हम जानते हैं कि अपरूपण प्रतिबल की वैल्यू आती है फोर्स अपॉन एरिया यानी डेल्टा एफ अपॉन ए, जबकि अपरूपण विकृति को हम एंगल डेल्टा थीटा से नापते हैं, जिस एंगल से उसकी ऊपर वाली पृष्ठ उसके नीचे वाली पृष्ठ के रिस्पेक्ट में स्लाइड हुई थी, खिसक गई थी, उस एंगल से आप अपरूपण विकृति को नापते हैं। अब अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात ही पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहलाएगा। तो पदार्थ का दृढ़ता गुणांक नीटा की वैल्यू आएगी डेल्टा एफ अपॉन ए बटा डेल्टा थीटा, अर्थात नीटा बराबर आएगा डेल्टा एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा थीटा। अगर आपका जो एंगल डेल्टा थीटा बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही अल्प है, तो डेल्टा थीटा बराबर होगा tan डेल्टा थीटा यानी डेल्टा एल अपॉन एल, जिससे नीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस प्रकार यदि आपने किसी वस्तु की नीचे की एक पृष्ठ को स्थिर रखा तथा उसके ऊपर की पृष्ठ पर स्पर्शी बल लगाया, तो उसके ऊपर की पृष्ठ नीचे की पृष्ठ के सापेक्ष थीटा कोण से विस्थापित हो जाती है, जिससे न तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, न ही उसकी लंबाई में, उसकी केवल मात्र आकृति में परिवर्तन होता है। उसकी ऊपर वाली पृष्ठ उसकी नीचे वाली पृष्ठ से जिस एंगल पे विस्थापित होती है, उस एंगल को थीटा से नापा गया है, और वो जो एंगल है डेल्टा थीटा वो ही अपरूपण विकृति कहलाती है। अपरूपण प्रतिबल अर्थात फोर्स अपॉन एरिया में जब हम अपरूपण विकृति का भाग देते हैं, उनका अनुपात निकालते हैं अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का, तो इससे प्राप्त होने वाला अपरूपण गुणांक, इससे प्राप्त होने वाला प्रत्यास्थ गुणांक अपरूपण गुणांक नीटा कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने तीन विकृतियों के संगत तीन तरह के प्रत्यास्थ गुणांक देखे। जब हम अनुदैर्ध्य विकृति की बात करते हैं तो उसके संगत हमें यंग प्रत्यास्थ गुणांक मिलता है। जब हम आयतन विकृति की बात करते हैं तो उसके संगत हमें आयतन प्रत्यास्थ गुणांक मिलता है। जब हम अपरूपण विकृति की बात करते हैं तो उसके संगत हमें अपरूपण गुणांक नीटा मिलता है। इस प्रकार अलग अलग तीन प्रतिबल तथा अलग अलग तीन विकृतियों के संगत अलग अलग तीन तरह के प्रत्यास्थ गुणांक मिलते हैं। यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तथा अपरूपण गुणांक। तीनों प्रत्यास्थ गुणांकों को हमने इसमें देख लिया है। अब हम देखते हैं पायसा अनुपात या फिर पायसा रेशियो। जब किसी तार की लंबाई की दिशा में हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में तो लंबाई में परिवर्तन होता है, इसके साथ साथ बल के लंबवत दिशा में भी उसकी मोटाई में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी मान लिया कि हमने कोई L लंबाई का कोई तार लिया था, उस पर उसकी लंबाई की दिशा में बल डेल्टा F लगाया, तो लंबाई की दिशा में तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई और वो वृद्धि मान लो डेल्टा L हो गई। तो अभी तक हम देखते आए थे कि लंबाई की दिशा में सिर्फ वृद्धि को देखते आए थे, परंतु हम जानते हैं कि उसके लंबवत दिशा में उसका जो व्यास है या फिर उसको कहें उसकी चौड़ाई में भी परिवर्तन होता है, उसकी चौड़ाई में कमी आती है। लंबाई में तो वृद्धि होगी और चौड़ाई में
कमी आएगी। तो इस प्रकार तार के अंदर दो तरह की विकृति होगी, एक तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, एक उसकी चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में कमी हो रही है। तो दो तरह की विकृति उत्पन्न हो रही है इस कंडीशन में। पहली विकृति है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति है बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बटे बल की दिशा में प्रारंभिक लंबाई एल। जो आपकी अनुदैर्ध्य विकृति है उसको आपने प्रदर्शित किया अल्फा से, जो है डेल्टा एल बटा एल। अभी तक आप सिर्फ अनुदैर्ध्य विकृति की बात कर रहे थे, अब हम इसमें देख रहे हैं कि बल की जो लंबवत दिशा है उसमें भी उसकी चौड़ाई में भी परिवर्तन आता है। अगर बल लगाने से पूर्व उसकी चौड़ाई d थी तथा बल लगाने से उसकी चौड़ाई में कमी डेल्टा d हो गई है, डेल्टा d हो गया है, तो अनुप्रस्थ विकृति क्या होगी, बल की लंबवत दिशा में मोटाई में परिवर्तन अर्थात डेल्टा d बटे बल की लंबवत दिशा में प्रारंभिक लंबाई अर्थात d। यानी अनुप्रस्थ विकृति को इसने बीटा से शो किया है, तो बीटा बराबर होगा डेल्टा d बटा d। प्रत्यास्थ सीमा में जो आपकी अनुप्रस्थ विकृति है तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है वो अनुपात ही पदार्थ का पायसा अनुपात कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यानी सिग्मा बराबर होगा अनुप्रस्थ विकृति बीटा बटे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा। यानी सिग्मा बराबर बीटा बटे अल्फा। सिग्मा है पायसा अनुपात, बीटा है अनुप्रस्थ विकृति, अल्फा है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। चूँकि हमने माना था कि हमारे पास एल लंबाई का तार था जिसकी लंबाई की दिशा में हमने बल डेल्टा एफ लगाया था, जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो गया था। इसके साथ साथ उसके व्यास या फिर कहें चौड़ाई डी में परिवर्तन डेल्टा डी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपकी जो अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा आएगी डेल्टा एल बटा एल आएगी, जबकि जो आपकी अनुप्रस्थ विकृति है वो आएगी डेल्टा डी बटा डी। इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर आपका पायसा अनुपात सिग्मा आ जाएगा डेल्टा डी बटा डी। इन सब के नीचे आएगी अनुदैर्ध्य विकृति यानी डेल्टा एल बटा एल, जिससे सिग्मा बराबर आ जाएगा एल इंटू डेल्टा डी बटा डी मल्टीप्लाई डेल्टा एल। चूँकि हमें पता है कि जो पायसा अनुपात सिग्मा है ये अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दो तरह की जो विकृति है उनका ही अनुपात है। तो दोनों विकृतियों दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड में विकृति है, इस वजह से सिग्मा एक विमाहीन राशि होती है। हम ये भी जानते हैं कि विकृति तो खुद एक विमाहीन राशि है और सिग्मा दो तरह की विकृतियों का ही अनुपात है, अतः ये भी एक विमाहीन राशि होगी। तो आपने पायसा अनुपात देखा। पायसा अनुपात में क्या था कि किसी भी तार की लंबाई की दिशा में हम बल लगाएंगे तो न केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा बल्कि उसकी चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा। यानी इस सिचुएशन में केवल अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न नहीं होगी बल्कि अनुदैर्ध्य विकृति के साथ साथ अनुप्रस्थ विकृति भी उत्पन्न होती है। यानी दो तरह की विकृति हमें मिलती है। अनुप्रस्थ विकृति तो होती है बल की लंबवत दिशा में, अनुदैर्ध्य विकृति होती है बल की दिशा में। अनुप्रस्थ विकृति को बीटा से शो करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति को अल्फा से शो करते हैं। तो पायसा अनुपात क्या होता है, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात ही पायसा अनुपात है, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दो विकृतियों का ही अनुपात है। इस वजह से सिग्मा खुद एक विमाहीन राशि है। इस प्रकार से जो अल्फा बीटा सिग्मा जिस भी तरह की विकृति हो, चाहे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुप्रस्थ विकृति या फिर कहें पायसा अनुपात, ये तीनों ही चीज़ें विमाहीन राशि है। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।